नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज़ क्लास 12th केमिस्ट्री और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन की, जिसका आज ये सेकंड पार्ट है। साथियों, हमने शुरुआत करी थी आपके जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज़ पढ़ाने का जिम्मा लिया था। हमने एक एक करके सारे चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए। आज ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का। साथियों, मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत करी है। सभी वीडियोस के पीडीएफ बना के कैम स्कैनर से स्कैन कर करके सारे जो आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए। सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमने उन टॉपिक को सभी को समझाया भी है विथ कॉन्सेप्ट के। तो साथियों, जो मेरी मेहनत है वो बेकार न जाए। आप जो है अच्छे से मेहनत करें, सारे वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से देखें। हर वीडियो को प्लेलिस्ट से दो बार देखिए, एक बार नहीं दो बार देखिए। अगर आप दो बार देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। हमने शुरुआत करी थी, एक वीडियो बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, ऐसे करके आपके लिए मैंने कई वीडियोस अवेलेबल करवा दिए। सारे वीडियोस कंप्लीट हो गए। आज ये जो लेक्चर होने के बाद, ये वीडियो बनने के बाद आपके क्वेश्चन बैंक के सारे वीडियो आपके पास अवेलेबल होंगे। इंतज़ार नहीं करना साथियों कि हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। पढ़ना चालू कर दो। जिस तरह से मैंने आपके लिए मेहनत करी है कि 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो ऐसे बनाते बनाते आपके 16 ही चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए, 16 यूनिट कंप्लीट करवा दी। ऐसे ही जब आप पूरे सारे वीडियोस देख लोगे, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तब आपको भी एक प्रसन्नता होगी कि यार अपनों ने एक बार तो सारे वीडियो देख लिए हैं। अपन पूरी तरह से क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन से वाकिफ हो चुके हैं एक बार के। तो ठीक है, तो मन लगा के पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। चलिए शुरुआत करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर की यूनिट है ये। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बड़ा मस्त इलेक्ट्रोड है ये, जहाँ पे बिठाओ वहाँ पे बैठ जाता है। इसको बोलो कि तू विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं ना, कहीं कैथोड लगा होता है, कहीं एनोड लगा होता है। तो ये जो भाई साहब है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बड़े मस्त हैं ये। इनको बोल दो कि तेरे को एक कैथोड बना दे तो बोलेगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को एनोड बना दे तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और इसको मानक क्यों कहा? क्योंकि इसके सापेक्ष दूसरे जो इलेक्ट्रोडों का विभव नापा जाता है। कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है भाई साहब, वो कैथोड का काम कर रहा, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं एनोड का काम कर लूँगा। कोई दूसरा इलेक्ट्रोड बोल रहा मैं एनोड का काम करूँगा, तेरे को कैथोड का करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, मैं कैथोड का काम कर लूँगा। ये करामात है। मतलब एट ए टाइम में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया भी होगी और अपचयन अर्ध अभिक्रिया भी होगी। दोनों अर्ध अभिक्रियाएं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। चढ़ी हुई प्लेटिनम की एक पतली पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर सांद्रण के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। यह कांच की एक नली से ढका रहता है। नली में से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका डायग्राम विथ समझते जाते हैं अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये भाई साहब है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बात है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्या क्या कर रहे हैं अपन इसमें, क्या क्या करामातें करेंगे। अरे भाई साहब ये है भाई साहब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका डायग्राम भी देखना, इसकी रिएक्शन भी समझना है, इसकी थ्योरी भी समझना है, सारी चीज़ें अपने को समझना है ढंग से। क्या हो रहा है इसमें इसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित ये डूबी रहती है, पत्ती डुबाई रहती है। यहाँ पर जो 1 मोलरिटी का हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन इसके अंदर रहता है।
एक वायुमंडलीय दाब पर यहाँ पर क्या भेजी जा रही है, हाइड्रोजन गैस भेजी जा रही है। हाइड्रोजन गैस जो अंदर जो भेजी जा रही है वो कहाँ पर अवशोषित हो रही है, इस जगह पर अवशोषित हो रही है। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ पर अवशोषित हो रही है, यहाँ पर। और विलयन के अंदर क्या है, H+ आयन है, और यहाँ पर क्या है, H2 है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बस सारा खेल H2 और H+ का ही है इसमें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। इसका है H2 और H+ का ही सारा खेल है। देखो, जब H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ अक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। जब H+ जो है H2 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है। दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन भी। जब यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होगी तो जो ऐसे चीज जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड का काम कर रहा। भाई साहब, इसको कैथोड का काम करवाना, कैसे करवाएं कैथोड का काम, क्या करें, ऐसा काम करते हैं, जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते रहेंगे, H2 बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कैथोड का काम करता रहूँगा। भैया मेरे को एनोड का काम करना है। किसका काम करना है, एनोड का काम करना है। चल ठीक है, तेरे को एनोड का काम करना है तो क्या करेंगे, ये जो H2 है तू सॉल्यूशन में जा, H+ बना और क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन देने का काम करना चालू कर दे, चल तो एनोड का काम करने लग जाएगा। मेरी बात सुनना, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हो क्या रहा है, इसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई प्लेटिनम की एक पतली पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के, ये हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। ओके, यह कांच की एक नली से ढका रहता है, कांच की एक नली से ढका रखा। हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन है ये। इसमें क्या क्या डूबी रहेगी, प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये। यहाँ पर जो है अवशोषण होगा, किसका अवशोषण होगा, हाइड्रोजन गैस का अवशोषण होगा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस भेजी जा रही है, एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस भेजी जा रही है जो यहाँ पर अवशोषित होगी। ठीक है, इस हाइड्रोजन गैस को जब अपन H+ में कन्वर्ट करेंगे तो ये एनोड का काम करेगा। अगर ये H+ H2 में कन्वर्ट होगा तो ये किसका काम करेगा भाई साहब, कैथोड का काम करेगा। इस प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तथा शीघ्र ही H2 तथा H2O+ आयनों के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। यहाँ पर H2 तथा H+ आयनों के बीच, यहाँ पर लिखेंगे H+ आयनों के बीच, H2 तथा H+ आयनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है ना। किसकी भांति कार्य करता है, परिस्थिति के अनुसार एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको संक्षेप में कहेंगे SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एनोड पर सेल अभिक्रिया किस तरह से होगी, H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस इलेक्ट्रोड की सेल अभिक्रिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ पर अवशोषित हो रही है H2, ये प्लेटिनम पर अवशोषित हो रही है। फिर ये एक लाइन खींची, फिर H+ कहाँ पे 1.0 मोलरिटी, 1 मोलरिटी का सोल्यूशन है यहाँ पर। अब आपको ये रिएक्शन याद है ना, तो इसकी उल्टी लिख दो, ये रिएक्शन होगी, क्या फर्क पड़ रहा। तो SHE कैथोड पर होने वाली सेल रिएक्शन, तो ये 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये H2 बन गया, इसका उल्टा कर दिया, इसको H+ 1 मोलरिटी लिखा, लाइन खींची, ये H2 गैस, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये प्लेटिनम, इसका उल्टा लिख दिया। ये मतलब एक के साथ में एक फ्री। आप ये रिएक्शन याद कर रहे हो, दूसरी रिएक्शन आपको ऑटोमेटिकली याद हो रही है। बस आप अच्छे से इस डायग्राम को याद रख लेना। इस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से क्या माना जाता है भैया, 0 माना जाता है। क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। अच्छे से याद करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जब कैथोड की तरह कार्य करता है तो क्या हो रहा है, जब एनोड की तरह कार्य करता है तो क्या हो रहा है, दोनों चीजें दे रखिए। एक अलग तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ जल्दी से। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा अर्ध सेल होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा अर्ध सेल होता है जिसका उपयोग संदर्भ सेल के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग संदर्भ सेल के रूप में किया जाता है। इसका विभव समस्त तापों पर क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। इसका विभव समस्त तापों पर 0 माना जाता है। अन्य इलेक्ट्रोडों का विभव, जो भी दूसरे इलेक्ट्रोड है, इसके सापेक्ष क्या किया जाता है, नापा जाता है। SHE में
SHE में मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम लेपित ब्लैक से लेपित एक प्लेट H+ आयनों के 1 मोलेटरी विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डूबी रहती है। एक बार और, SHE में मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक प्लेट H+ आयनों के 1 मोलेटरी विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डूबी रहती है। फिर इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस भेजी जा रही है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर अवशोषित होगी, इस प्लेटिनम की प्लेट पर। इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। गैस का कुछ अंश प्लेटिनम की इस प्लेट द्वारा अवशोषित हो जाता है और कुछ क्या हो जाता है, ये बुलबुलों के रूप में कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। गैस का कुछ अंश प्लेटिनम की प्लेट पर अधिशोषित हो जाता है तथा बाकी का अंश प्लेट के नीचे बने छिद्रों से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में क्या हो जाता है, अधिशोषित हाइड्रोजन तथा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, अधिशोषित हाइड्रोजन H+, H2 और H+, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। मजा आ गया। इस H2 यहाँ पर अवशोषित हुई H2 और इस H+ आयनों के बीच में क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाता है। SHE में हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडल तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडल तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलरिटी होती है। कितनी होती है, 1 मोलरिटी होती है। ठीक है। SHE किसी सेल में या तो फिर एनोड का काम करेगा या फिर कैथोड का काम करेगा। जब एनोड का काम करेगा तो ये वाली केमिकल रिएक्शन होगी, जब कैथोड का काम करेगा तो ये वाली केमिकल रिएक्शन होगी। भाई साहब मेरे हिसाब से आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करें। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो शुरुआत करें, बात करते हैं सेल स्थिरांक क्या होता है। ये सेल स्थिरांक को x से रिप्रेजेंट करते हैं और x बराबर L/A। तो किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी चालकता सेल में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल A है ना, इसकी जगह x बराबर L/A लिखो तो भी चलेगा, ये वाला L लिखो तो भी चलेगा। A निश्चित रहता है, अतः इनका अनुपात एक स्थिरांक है जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं तथा x से दर्शाते थे। x बराबर क्या लिख दिया, L/A। सेल स्थिरांक का मात्रक होता है भाई साहब सेंटीमीटर इनवर्स होता है। सेंटीमीटर इनवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि L के लिए क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, और एरिया के लिए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स है ना, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, L के लिए सेंटीमीटर, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर इनवर्स। ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगला है आपका विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक में संबंध बताइए। विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध बताइए। भाई साहब विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध बताना है। बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, मज़ेदार बातें हैं। ध्यान रखिए साहब, किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध R का मान लंबाई L के समानुपाती होता है ना। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो R प्रोपोर्शनली क्या लिख रहे हैं अपन, L/A ये लिख रहे हैं, या R बराबर ये लिखते हैं अपन रो इंटू L/A। R बराबर रो इंटू L/A है ना। या ये भी लिखते हैं ना अपन रो बराबर RA/, ये इधर आ जाएगा RA/L, ये भी लिख सकते हैं आप, रो बराबर RA/L। तो R L/A ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। L/A क्या है, सेल स्थिरांक, L/A क्या है, सेल स्थिरांक। तो R बराबर रो इंटू एक्स लिख दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि R/रो, मतलब ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और ये x। तो प्रतिरोध बटे विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक। और इस प्रतिरोध क्या है, एक बटे चालकता। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे की व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसका व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट चालकता का। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जगह क्या लिख दिया, 1 बटा विशिष्ट चालकता बराबर क्या लिख दिया, सेल स्थिरांक लिख दिया। तो ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता है ना, विशिष्ट चालकता ऊपर आ जाएगा ना, विशिष्ट चालकता और क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक। ये इसको लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हो,
विशिष्ट चालकता बटे चालकता बराबर सेल स्थिरांक, या विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक गुणित चालकता। तो विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक और चालकता में ये संबंध हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है भाई साहब, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेना हो तो लीजिए। ये सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध बताइए। ये संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो विलयन का pH ये 10 है, अतः H+ की सांद्रता है ना, pH निकालते हैं तो जो भी है उसका ऋणात्मक घात कितनी है, इसको यहाँ दर्शा दिया। H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻10 दर्शाती। इसके लिए ये फार्मूला ईजाद किया गया है और इस फार्मूले में इस H+ की जगह ये वैल्यू रख दी और अपना ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। E0 सेल यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो ये परिकलन कर रखा है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे अब। विद्युत रासायनिक श्रेणी, थोड़ा सा मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में ये चीज़ें बता रखी है, इन चीज़ों को पहले देख लेना। ये इसके लिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या किया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा। किसके क्रम में रखा? बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा। यहाँ पर अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो जैसे जैसे नीचे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती जा रही? बढ़ रही है। इनकी जैसे जैसे नीचे चल रहे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नीचे चलेंगे क्या क्या होता जा रहा है? एक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आक्सीकारक के रूप में प्रबलता बढ़ रही है, अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नीचे की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ रही है। ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ रही है भैया। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपचय के रूप में प्रबलता बढ़ रही है। ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो नीचे की तरफ क्या हो रही है? ऑक्सीकारक के रूप में प्रबलता बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे अपन नीचे चलेंगे वैसे वैसे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इनका कुछ दे रखा है। इसका विभव जो है क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। इनका विभव क्या है? माइनस में। माइनस मतलब ये नखरे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, तो इनका मानक जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए नखरे कर रहे हैं उनका मानक अपचयन विभव जो है वो क्या है? माइनस में। जो नखरे नहीं कर रहे हैं उनका क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में नखरे नहीं कर रहे हैं उनका क्या है? प्लस में है मानक अपचयन विभव। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब इसको जो है अपन रीड करते हैं, क्या बात कर रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, रीडिंग कर लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जा सकते हैं। बढ़िया बात है, अभी बात करी थी अपनों ने। तत्वों को उनके बढ़ते मानक अपचयन विभव के आधार पर रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपनों ने देखी उसकी क्या क्या विशेषताएं? यह श्रेणी तत्वों के मानक अपचयन विभव अर्थात उनकी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता की माप है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या 0 दे रखा है, मानक अपचयन विभव। अब मैंने अभी बताया आपको कि कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के नखरे दिखा रहा है। जो नखरे दिखा रहा है मतलब कम प्रवृत्ति रखता है, उसकी माइनस में वैल्यू दे रखी है मानक अपचयन विभव की। जो आसानी से ग्रहण कर रहे हैं उनकी प्लस में वैल्यू दे रखी है। अगर उसके ऑक्सीकरण की बात करते हैं, जिनका अपचयन विभव देखो यहाँ पे इस सीरीज में दे रखा है, जिनका अपचयन विभव माइनस में दे रखा ना, उनका अगर ऑक्सीकरण विभव की बात करेंगे तो उनका पॉजिटिव शो करेगा। और जिनका पॉजिटिव दे रखा है अपचयन विभव, उनका ऑक्सीकरण विभव की बात करेंगे तो वो नेगेटिव में शो करता ऑक्सीकरण विभव। यहाँ पर अपचयन विभव के क्रम की बात कर रखी है। तो चलिए विशेषताएं पढ़ लेते हैं।
विशेषताएं पढ़ते हैं इसकी। किसकी पढ़ रहे हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। चलिए, यह श्रेणी तत्वों के मानक अपचयन विभव अर्थात इनकी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में इलेक्ट्रोड के ग्रहण करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जब इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आसानी ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण मतलब ये ऑक्सीकरण हो रही है, तो जब ऑक्सीकरण होगी तो उसका मान किस में आएगा? नेगेटिव में, है ना। तब विभव मानक ऑक्सीकरण विभव, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, जब इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ऑक्सीकरण हो रही है, ये ऑक्सीकरण, तो इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव कहलाते हैं। दूसरी ओर यदि अभिक्रिया अपचयन वाली हो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है? Cu, तो उसे क्या कहेंगे? मानक अपचयन विभव। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? मानक अपचयन विभव। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव। लेकिन अपन एनालिसिस तो कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं अपन? ऑक्सीकरण विभव। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो उसको अपचयन विभव। अब कुछ एलिमेंट्स की ये खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहे लेकिन जबरदस्ती ग्रहण करवा रहे, तो फिर ग्रहण करवा रहे तो उनका मान अपचयन विभव तो होगा ही होगा, तो उसको किस में काउंट करेंगे? माइनस में। किस में काउंट करेंगे अपन? माइनस में साथियों। ये है हाइड्रोजन से अधिक अपचायक तत्वों को हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया, बढ़िया बात है, जो अपन सीरीज में देखा था। इनके मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है, बताया। जिस तत्व का जितना अधिक नेगेटिव मानक अपचयन विभव होगा वह उतना ही अधिक प्रबल अपचय होगा, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की उतनी अधिक प्रवृत्ति होगी, ग्रहण करने की बजाय क्या होगी? त्यागने की। जैसे लिथियम में Li+ बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति होती है। हाइड्रोजन से कम प्रबल अपचायक श्रेणी में हाइड्रोजन को नीचे रखे गए हैं तथा इनके जो अपचयन विभव है पॉजिटिव है। मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक पॉजिटिव होगा वह तत्व उतना ही अधिक दुर्बल अपचायक होगा। ठीक है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं का पॉजिटिव विद्युतीय लक्षण घटता जाता है, अर्थात नेगेटिव विद्युतीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, लेकिन अधातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है। जैसे क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर और फ्लोरीन सबसे नीचे होता है, जो यह दर्शाता है कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है, अतः यह क्या होगा? प्रबल अपचायक होगा। जो धनायन बनाता है वो प्रबल अपचायक, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होने के कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है, बढ़िया बात है। धातुओं की धन विद्युतीय प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है ना। सबसे ज़्यादा पोटेशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर सोडियम की, फिर मैग्नीशियम की, तो ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय प्रवृत्ति क्या होती जाती है? घटती जाती है। किसी धातु की अपचयन करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन त्यागने की मापक होती है। इससे आयन या परमाणु की धन विद्युतीय लक्षणों का ज्ञान होता है, अतः श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है, ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाता है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो भाई साहब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। अब महत्व, विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सार्थकता निम्न से प्रकट होती है। धातुओं के निष्कर्षण में काम आती है, ठीक है, कोई कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है ये पहचानने में, कोई सेल अभिक्रिया संभव होगी या नहीं ये भी मालूम पड़ता है, ऑक्सीकरण व अपचायक पदार्थों का ज्ञान करने में, तत्वों के विस्थापन का ज्ञान करने में कि कौन किसको विस्थापित करेगा, धातुओं की धनायन बनाने की अपेक्षिक प्रवृत्ति का ज्ञान करने में, किसी गैल्वेनिक सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। जय हो। ये हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में चर्चा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था भाई साहब ये। 2-4 क्वेश्चन और रहे, 3 क्वेश्चन और हैं, 3 या 4 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपके पास, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड विभव। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल को व्यक्त करता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल को व्यक्त करता है, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव को अर्ध सेल का विभव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध सेल का विभव भी कहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ग्रहण करने की प्रवृत्ति और त्यागने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है।
जिसके परिणाम स्वरूप धातु की छड़ या तो फिर ऋणावेशित होगी या फिर धनावेशित, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य क्या विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण समझना, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखने पर जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष क्या हो जाएगी भैया, ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि जिंक के जो है वो इलेक्ट्रोड जो है जिंक Zn2+ आयन जो है वो विलयन में जाते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छूटते जाएंगे। तो ये वाली जो छड़ जो है वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, बहुत सारे ऋण आयन इस पर रहेंगे, ऋणावेशित हो जाएगी। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखने पर जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिंक धातु और जिंक आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को जिंक इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जी, आगे बढ़े। अब है मानक इलेक्ट्रोड विभव की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि साम्यावस्था पर विभवांतर निम्न कारकों पर निर्भर करता है। साम्यावस्था पर विभवांतर किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में। तो धातु और उसके आयन के ऊपर डिपेंड करेगा, विलयन के आयनों की सांद्रण पर डिपेंड करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। अतः विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मानों की तुलना के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव मानों को प्रयुक्त किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन को। हो क्या रहा है, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं और इस गैल्वेनिक सेल में क्या क्या ले रखे हैं। एक जो लिया था जिसमें एक कापर का एक कापर का था, एक जिंक इलेक्ट्रोड था, इसमें सिल्वर की बात चल रही है अपने, ठीक है। हो क्या रहा है, जिंक का Zn2+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, Ag+ जो है Ag में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है, यहाँ क्या रहा है अपचयन। कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, अभी बताया था, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था रिलेटेड। तो यहाँ जिंक एनोड है जो कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा, जिंक एनोड है जो कि क्या होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक का आयन निकलते जाएंगे और वहाँ पर ऋणावेश इकट्ठा होता जाएगा। तो यहाँ पर जिंक जो है ये जो इनके आंसर, यहाँ Zn एनोड है जो कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। तो पहले का आंसर कौन सा हो गया, यहाँ ये हो गया। सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं, तो सेल में इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के वाहक है, सेल में इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के आगे। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं, तो ये अभिक्रिया लिख लिए। कौन कौन सी अभिक्रियाएं, एनोड पर Zn2+ में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कैथोड पर क्या होगा, Ag+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट होगा, Ag। तो ये अपचयन हो रहा है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाएंगे तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली। और सेल अभिक्रिया के लिए इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, Zn2+, Ag+ और ये Ag। सेल अभिक्रिया इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ऐसे बता सकते हो सेल अभिक्रिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए साथियों, ये क्वेश्चन बैंक सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, क्वेश्चन बैंक सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। प्रथम नियम, 2 नियम दिए फैराडे साहब ने। 1932 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए। कितने नियम दिए भाई साहब, 2 नियम। विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। विद्युत अपघटन से किसी विद्युत अपघटन से, है ना, प्रथम नियम, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन करेंगे, है ना, विद्युत अपघटन करेंगे। तो जैसे जैसे विद्युत अपघटन करेंगे तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, जितनी धारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उस हिसाब से उस पर
पदार्थ जो है आता जाएगा मिलियन से। तो विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। माना I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। तो इस नियम से W प्रोपोर्शनली Q और Q बराबर क्या होता है IT। ठीक है, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो W बराबर ZIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZIT। ठीक है, जहाँ J विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जहाँ Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, आगे बढ़े। अब द्वितीय नियम, फैराडे की द्वितीय नियम क्या करामात कर रहा है भैया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। श्रेणी क्रम में विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन से होकर, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़े। अलग अलग विद्युत अपघट्य ले लिए इसके अंदर, ये कि CuSO4 विलयन, AgNO3 विलयन, H2SO4 विलयन अलग अलग ले लिए। तो जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करेंगे, सभी में समान मात्रा प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होगी? रासायनिक। इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W किसके समानुपाती होगी? उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होगी। W प्रोपोर्शनल E, या W प्रोपोर्शनल E को आप W/E लिखोगे तो भी चलेगा, W/E। माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर विक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्रमशः W1 W2, है ना, इसके लिए W1, इसके लिए W2, इसके लिए W3, W1 W2 तथा उनके रासायनिक तुल्यांक, इसके लिए E1, इसके लिए E2 और इसके लिए क्या होगा? E3 होगा। W प्रोपोर्शनली E बराबर W/E बराबर स्थिरांक होगा। तो W1 प्रोपोर्शनली E1 बराबर W2 तथा W2 प्रोपोर्शनली E2 हो जाएगा, या एंड W3 प्रोपोर्शनली E3 हो जाएगा, या W1/W2 बराबर E1/E2 बराबर, है ना। इसी प्रकार से W1/W2 बराबर E1/E2 होता है। इसी प्रकार W2/W3 बराबर E2/E3, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपके फैराडे का द्वितीय नियम साहब, फैराडे का द्वितीय नियम। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, ये फैराडे का द्वितीय नियम। तो साथियों, मैंने जो है एक एक क्वेश्चन करके क्वेश्चन बैंक आपकी आज मैंने एंड करवा दी है। बड़ा मेरे को प्रसन्नता हो रही है कि जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, जब मैंने पहला लेक्चर बनाया था उस टाइम पे कहा था कि आपके सारे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, और अधिकतर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने बहुत मज़ेदार तरीके से समझाए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। अब आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से सारे क्वेश्चन करते जाइए, बस वीडियो देखते जाइए, वीडियो विजुलाइज करिए, आपको एग्ज़ाम में मज़ा आएगा। जैसे आपको मैंने आज ये क्वेश्चन समझाया, ये वाले क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली आपको जो मैंने समझाया जिस तरीके से आप विजुलाइज करेंगे, सुनोगे, देखा है आपने, याद भी कर रहे हो, आराम से आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना है, सभी का भला करना है। एक एक बच्चा जो MP बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहा है उस हर एक बच्चे तक मेरे वीडियो पहुँचने चाहिए, ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। ठीक है, सभी बच्चे तक पहुंचने चाहिए ये वीडियो, इतने ज़्यादा जिस क्लास में हो उस ग्रुप में शेयर कीजिए, कि इस प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट को ही शेयर कीजिए ताकि कोई भी बच्चा सभी वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से देख पाए और सभी के अच्छे नंबर आ पाए केमिस्ट्री में। ओके साथियों, सभी का धन्यवाद, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, आपसे चर्चा करते रहेंगे। क्वेश्चन बैंक सीरीज़ कंप्लीट करवा दी मैंने, इसके अलावा भी मैं आपके MCQs वगैरह ये बीच बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के कुछ ना कुछ क्वेश्चन और लाता रहूँगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद।